स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन के बारे में। तो आइए इसे थोड़ा समझते हैं। तो यूरोपा क्लिपर क्या है? ये समझिए एक प्रोब है जो यूरोपा को पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, जो जुपिटर का एक मून है। जुपिटर एक गैस जायंट है, उसके पास बहुत सारे मून हैं, उसमें एक इंटरेस्टिंग मून है जिसका नाम है यूरोपा। वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है, नासा जो है बहुत सारे मिशन करता है, तो सबकी रेटिंग अलग-अलग होती है। जैसे कुछ मिशंस हो गए लो बजट वाला है, कुछ मिड बजट है, कुछ फ्लैगशिप हो गए, जैसे आईएसएस फ्लैगशिप है, यानी कि बजट में कुछ भी हो, आईएसएस के साथ धांधली नहीं होना है। तो ऐसे फ्लैगशिप मिशंस होते हैं, जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, वो फ्लैगशिप में जाता है। ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, यानी पैसा पानी की तरह बहाया गया है। $5 बिलियन बहाया गया है, मतलब ये महंगा प्रोजेक्ट है। और इसका हिसाब है कि ये फ्लाई बाय करेंगे इस मून का, और तब जाके स्टडी करेंगे। और फ्लाई बाय करेंगे तो बोलेंगे धरती से वहां तक जाके फ्लाई ओवर नहीं करना है, ये जुपिटर का ऑर्बिट करेंगे और उसी पे जितनी बार भी नज़दीक से गुजरेंगे वो इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और ये अभी तक का जिस टाइम ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस टाइम पे ये नासा का सबसे बड़ा स्पेस क्राफ्ट है जो प्लानिटरी स्टडी के लिए भेजा जा रहा है। मतलब कि प्लानिटरी मिशंस के लिए जाओ, तुम इसको पढ़ के आओ, उसमें ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब ये प्रोब जो है थोड़ा बम बम साइज़ में है। 2024 में ये बहुत बड़ा, और बहुत कम ही चांस है कि तुरंत कोई मिशन बनाया जाएगा जो इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ का होगा। ये बहुत थोड़ा बह गए हैं। और रहा बात कि हम लोग यूरोपा पे इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? ठीक है, यूरोपा मतलब इसका साइज़ देख रहे हैं आप, एक बास्केटबॉल कोर्ट के साइज़ का है। अमेरिकन लोग हैं तो अमेरिकन मेज़रमेंट में चल रहा है, बहुत बड़ा है। तो उतना तिगड़म क्यों कर रहे हैं, इतना खर्च क्यों कर रहे हैं और ये क्या किया जा रहा है? वो इसलिए कर रहे हैं, यूरोपा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है लाइफ़ के लिए। लाइफ़ के लिए अभी तक का करंट अंडरस्टैंडिंग जो हमारा है, जो कि धरती के डीएनए के बेस पे है, उसमें कि 3 चीज़ होगा, लाइफ़ घूम फिर के आ ही जाएगा। 3 चीज़ क्या है? आपके पास वाटर होना चाहिए। वाटर क्यों होना चाहिए? वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। उसमें बहुत सारे चीज़ मिक्स हो सकते हैं, उसको एक फ्लूइड एनवायरनमेंट मिल सकता है। तो ठीक है, वाटर मिल गया है। केमिस्ट्री यानी कि जो मिनरल्स, रिसोर्सेज़ चाहिए, जो ऑक्साइड्स चाहिए, जो आयॉन्स चाहिए, मतलब पूरा एक पीरियोडिक टेबल का जो मटेरियल चाहिए, वो सबसे कॉमनली मिलता है जनरली, इसलिए वो टेंशन वाली बात नहीं है। तो वाटर भी हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया, और टाइडल हीटिंग है यानी एनर्जी। लाइफ चलने का ऐसे नहीं चल सकता, लाइफ को एनर्जी चाहिए। धरती का मतलब लाइफ जो है मेजॉरिटी सोलर पे चलता है, या कुछ कुछ तो थर्मल हीट वेंट पे चलते हैं। तो थर्मल हीट वेंट वाला जो सिचुएशन वो इसके सब सरफेस ओशन में है, यानी कि एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे लाइफ ऑलरेडी है। माइक्रोबियल एक्सपेक्टेशन है, ये नहीं कोई एक्सपेक्ट कर रहा कि अंदर सिविलाइजेशन है, लेकिन माइक्रोबियल एक्सपेक्टेशन है। तो ये हुआ यूरोपा किलर, इसे क्लिपर। इसीलिए इसके पीछे जा रहे हैं, बड़ा सा बनाए हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके पीछे पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। तो अब बात करते हैं इनका प्रोपल्शन का। तो प्रोपल्शन ये समझिए, फाल्कन एक्स का ये इसके ऊपर लगाए जाएंगे। फाल्कन एक्स बोल रहा हूँ, स्पेस एक्स का फाल्कन हैवी के ऊपर लगाया जाए, थोड़ा भारी है, थोड़ा भरपुष्ट है। और इसे लॉन्च करना है अक्टूबर 2024 में। अगर डिले होता है तो दो ही 3 विंडो है, अगर बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है तो कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि इसे ग्रेविटेशनल असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो उसका दोबारा चेक करना पड़ेगा अलाइनमेंट की कब होगा। और इसका टारगेट है कि 5.5 ईयर्स में ये जुपिटर पहुंच जाना चाहिए। और इसको मतलब ये रॉकेट थोड़ा छोटा है उसके लिए, रॉकेट वहां तक फेंक सकता है लेकिन तेजी से नहीं कर सकता, 5.5 ईयर नहीं कर पाएगा। तो 5.5 ईयर में निपटाने के लिए इसे ग्रेविटेशनल असिस्टेंट का फायदा उठाना पड़ेगा। तो एक मार्स असिस्ट है, यानी कि मार्स की तरफ से जाके एक असिस्टेंट उठाएंगे, ये होगा फरवरी 2025 में। अगर अक्टूबर 2024 में लॉन्च करते हैं तो मतलब मार्स से थोड़ा सा वो एनर्जी ले लेगा, फिर वो धरती से भी थोड़ा एनर्जी लेगा, वो दिसंबर 2025 में होगा। ऐसे करके दो जगह से बूस्ट उठाने से तब जाके इसको फुल वेलोसिटी मिलेगा। और इसमें ऑन बोर्ड यानी जो क्राफ्ट है, क्राफ्ट बड़ा है, तो उसमें 2.7 टन, बहुत बड़ा है, 2.7 टन बाय प्रोपेलेंट डाला गया है, जिसमें मेजॉरिटी काम उसका होगा कि इतना स्पीड से आप फेंक तो दिया बहुत बढ़िया, लेकिन वहां जाके डी सेल करना पड़ेगा। मतलब कि आप चले गए, लेकिन अगर आप उसी स्पीड चलते रहे तो ट्रैप नहीं हो पाएंगे वहाँ पे मतलब ऑर्बिट नहीं करेंगे। तो ऑर्बिट करने के लिए वहाँ पे आपको डीसेल करना पड़ेगा, ताकि ग्रेविटी आप पे ओवरवेल्म कर दे, आपके डेल्टा वी जो है वहाँ पे ऑर्बिट करने लगे। तो जुपिटर में ऑर्बिटल इंसर्शन बर्न के लिए जो चाहिए, मेजॉरिटी वो 2.7 टन जो फ्यूल है वो वहीं खत्म हो जाएगा। फिर बचा हुआ जो रहेगा वो आपका 24 थ्रस्टर्स है, मतलब दबा के थ्रस्टर्स दिए हैं इसमें, वो थ्रस्टर्स करेगा। अब रहा बात कि थोड़ा-सा ऑड लग रहा हो कि भैया 5.5 ईयर्स लग रहा है, फाल्कन हेवी में लॉन्च कर रहे हो, 2 असिस्टेंट बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? मतलब कि धरती से भी असिस्टेंट लो, फिर तुम मार्स से भी असिस्टेंट लो, फिर जाओ
मतलब थोड़ा तिगड़म लग रहा है। तिगड़म इसलिए कि ये प्रोजेक्ट फाल्कन के लिए नहीं बनाया गया था, ये प्रोजेक्ट बनाया गया था एसएलएस के लिए। एसएलएस बड़ा रॉकेट है, तो बड़ा रॉकेट पे अगर आप छोटा पेलोड डाल के फेंकते हैं तो बहुत तेज फेंक पाते हैं, यानी डेल्टा वी आप बम बम रख पाते हैं। तो उतना डेल्टा वी ये नहीं दे सकता है। स्टारशिप दे पाएगा, लेकिन स्टारशिप रेडी नहीं है। और ये प्रोजेक्ट जो पूरा बनाया गया था वो एसएलएस का टाइमलाइन पे बनाया गया था, ओरिजिनल ओरिजिनल टाइमलाइन पे। तो वो था कि वो 3 साल में डायरेक्ट फेंक देते, मतलब आज लॉन्च किए 3 साल बाद वो पहुंच गया, 5.5 नहीं, सीधे 3 साल में पहुंच जाता है। लेकिन उसको बीच में कैंसिल किया गया क्योंकि एसएलएस का जब सबको समझ में आने लगा ये होने वाला है नहीं, और आर्टेमिस प्रायोरिटी मिशन है, वो फ्लैगशिप है, वो मतलब प्रायोरिटी आ जाता है। ह्यूमन फ्लैगशिप हमेशा प्रायोरिटी आएगा, तो उसके चक्कर में इनका हो जाएगा भैया हमारे पास एसएलएस है ही नहीं जिसमें हम लॉन्च कर सकें। तो इन्होंने कमर्शियल पार्टनर में खोजा, तो कमर्शियल में फाल्कन 9 मतलब ये फाल्कन हैवी जो है वो सपोर्ट किया, तो वो इसको यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए 3 ईयर का मिशन जो है, मतलब ट्रांजिट टाइम जो 3 ईयर्स का था वो 5.5 ईयर्स का हो गया, तिगड़म हो गया। तो ये इनको इसीलिए मतलब प्रोब बहुत बड़ा है क्योंकि बड़ा रॉकेट के हिसाब से बनाया गया था। उसके हिसाब से इसका वजन है, उसके हिसाब से सारा चीज़ बनाया गया था। मतलब पूरा पेलोड का फिलॉसफी जो है वो 3 ईयर्स का ट्रांसलेशन के लिए बना था। जबरदस्ती के बेचारे को धीरे से जाना पड़ रहा है 5.5 ईयर्स में। तो ये है प्रोपल्शन। वही देख सकते हो, मतलब ये जाएगा जाएगा जाएगा, फिर से फेंका जाएगा। जो ये फाइनल लेगा कि मार्स का भी एनर्जी उठा लेगा, थोड़ा सा धरती से भी एनर्जी उठा लेगा, फिर जाएगा वहाँ पे जाके डीसेल करके अपने आप को कैप्चर कर लेगा, और फिर वहाँ पे ये फ्लाई बाय करता रहेगा। कभी भी मून पे जाके ऑर्बिट नहीं करेगा, कर सकता है लेकिन करेंगे नहीं, आगे डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं मिशन प्रोफाइल का। तो मिशन प्रोफाइल ये है कि इसमें चूज़ किया गया सोलर पैनल का। आप सोचो काफ़ी दूर जा रहे हैं तो सोलर उतना काम नहीं करेगा, बात सही है। तो ओरिजिनली डिसाइड किया गया था कि आरटीजी इस्तेमाल करेगा, मतलब जब भी प्रोजेक्ट का डिज़ाइनिंग किया गया तो दोनों को कंपेयर किया गया, रेडियो आइसोट्रोपिक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज़ करते हैं या सोलर यूज़ करते हैं। तो हिसाब आया कि आरटीजी बढ़िया है, बम बम है, लेकिन महंगा बहुत है। चूँकि प्लूटोनियम का मास प्रोडक्शन अब नहीं हो रहा है, तो हिसाब बना कि यार उसका उसका इतना सेंस नहीं बनता है, तो उसको छोड़ दिया गया, सोलर पैनल में काम करेंगे। और जूनो मिशन था जो सोलर पैनल के भरोसे उतना दूर तक जाके काम कर चुका है। तो अब मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी एडवांस हो गया है, सोलर पैनल इतना गुड हो गया कि उतना दूर पे भी पावर दे देगा। तो क्लियर हो गया कि सोलर पे ही चलते हैं। वजन बढ़ गया लेकिन ठीक है, सोलर से काम हो जाएगा, दाम घट गया, वजन बढ़ा दाम घट गया। और यहाँ पे एक थोड़ा दिक्कत आ गया। दिक्कत ये है कि जब आप जुपिटर में जाते हो तो इसका जो एनवायरनमेंट है बहुत रेडियो एक्टिव है। बोलेंगे रेडियो एक्टिव क्यों है? वहाँ पे आयन फंसे पड़े हैं। इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे धरती का मैग्नेटिक फील्ड वैन एलन रेडिएशन बेल्ट बनाता है, एग्जैक्टली वही होता है। और बस उसका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से कई 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है, तो उसका रेडिएशन बेल्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। यानी इसको पास से स्टडी करना आपका इलेक्ट्रॉनिक्स को स्वाहा कर देगा। तो इसमें वही समय हाई रेडिएशन एनवायरनमेंट जो उसके मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप है, वहाँ पे ये होता है कि अगर और ये यूरोपा को डायरेक्टली ऑर्बिट करने लगा कि सर ये यूरोपा है, मैं इसको यहीं पे ऑर्बिट करने लगता हूँ, वो भूंज जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो एज करने लगेंगे। हर इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे आप देखते हो फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या है? फ्लैश मेमोरी होता है आपका एक नैंड फ्लैश जिसमें इलेक्ट्रॉन गेट के अंदर ठूसे हुए हैं आप। इलेक्ट्रॉन है तो उसे 1 बिट बोला जाएगा, नहीं है तो 0 बिट बोला जाएगा। तो ऐसे करके आप कर रहे हो। अब रेडिएशन में वो जबरदस्ती का हो सकता है, आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल दो चाहे नहीं दो, वो जबरदस्ती का उसमें इलेक्ट्रॉन डाल सकता है, जबरदस्ती का उसका इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे कि यह होता है ना मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव को खराब करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड से आप खराब कर सकते, सेम वही हो रहा है। तो कोई भी माइक्रो प्रोसेसर अगर इस सब जगह से ज़्यादा देर गुजरा टिक नहीं पाएगा, तो इसीलिए उसका एक्सपोजर कम रखना चाहते थे। स्टडी करना है ठीक है, लेकिन रेडिएशन बेल्ट से दूर रहना है। तो ये दोनों चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये बनाया गया, यानी फ्लाई बाय का मिशन प्रोफाइल बनाया गया। तो एंगल ऐसा रखे हुए हैं कि रेडिएशन बेल्ट में बहुत स्पीड से घुसता है, उतनी स्पीड से निकल जाता है, और ज़्यादा टाइम मेजॉरिटी ऑफ जो ड्यूरेशन है वो रेडिएशन बेल्ट से बाहर रहता है। तो ऐसा करके ये कर पा रहे हैं। और चूँकि रेडिएशन बेल्ट में तो घुसना ही है, तो रेडिएशन वॉल्ट बनाया गया है, यानी जो इनका मेन फ्रेम वो है वो वॉल्ट है। वो एल्युमिनियम जिंक एलॉय पे बनाया गया है जो कि 9.2 मिलीमीटर है, थोड़ा बम-बम है। मतलब ये पूरा बनाया गया था बड़ा रॉकेट के लिए, थोड़ा बह गए थे तो शील्डिंग किया गया है स्ट्रॉन्ग। अब रहा बात कि और शील्डिंग क्यों नहीं करती है? यहाँ पे एक ट्रिक थोड़ा मुझे नया पता चला है कि जब भी इस तरह के मिशंस होते हैं, मिशंस में है ना कि सर और डेटा क्यों नहीं निकाल देते, 4K वीडियो क्यों नहीं स्ट्रीम कर देते? सब करना आसान है। स्पेसक्राफ्ट में सब चीज़ हो जाएगा, बस उससे डेटा भेज पाना इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंस में, यानी कि मार्स से धरती तक या मून से अर्थ तक, ये सब का बैंडविड्थ जो है बहुत कम होता है। यानी कि आप इसमें पेलोड डाल दिए, आप खूब सेंसर डाल दिए, दबा के डाल दिए, वो दबा के डेटा कलेक्ट कर लिया, वो भेज ही नहीं पाएंगे आप, डेटा आएगा ही नहीं। तो हिसाब ये हो गया कि इनको देख लिया कि सर ये एक प्रॉब्लम होने वाला है, और इस प्रॉब्लम का बहुत सारा कारण है। जैसे कि एक लिमिट हो जाता है आपका कि जो डीप स्पेस नेटवर्क है वो कितना देर रहेगा। फिर दूसरा हो जाता है कि उतना लॉन्ग डिस्टेंस पे ऐसा थोड़े कि आपके पास मेगावाट का पावर है, कई मेगावाट आप डंप कर रहे हो, कुछ किलोवाट भी नहीं है। तो समझ रहे, बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट चाहिए और बहुत
पावर आपके पास नहीं है। तो उस सब का हिसाब लगाने में हिसाब बना कि जब आप ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट करने लगते हैं तो बेनिफिट आता है कि जो स्टडी कर रहे हैं उस टाइम सोलर एनर्जी का पूरा फोकस कर दो कि भैया इसे स्टडी करो, और जैसे बाहर निकलेंगे 7 से 10 दिन बाद दूसरा फ्लाईओवर होगा, तो 7 से 10 दिन में उसको डेटा डंप करना है। मतलब कलेक्ट करो, एक फ्लाईओवर में कलेक्ट कर लिए डेटा, डंप कर रहा है वो धीरे 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 डेटा डंप कर रहा है। फिर दूसरा आया, कैप्चर कर लिया फटाफट फट, डंप कर रहा है धीरे धीरे धीरे, ऐसे करके कर रहा है। तो यही इसीलिए ये फ्लाईओवर से उतना टेंशन वाली बात नहीं है, कमजोर कड़ी प्रोब नहीं है। मान लीजिए अगर प्रोब को ऐसा बना भी देते कि अल्ट्रा रेडिएशन हार्डन कर देते कि डायरेक्ट इसका ऑर्बिट कर लेता, तो दिक्कत ये होता कि भेजे कैसे डेटा। तो वो डेटा भेजने के चाहे, इसीलिए इसके पीछे ज्यादा तिगड़म नहीं किया गया कि इलिप्टिकल ऑर्बिट से ही काम चल जाएगा। और जब ये क्लोज फ्लाई बाय करेंगे ना, कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पे जो क्रायो वॉल्केनोज हैं, यानी कि जो पानी अंदर से बाहर फेंक देता है स्टीम के तौर पे, और ये कुछ कुछ फ्लाईओवर्स इतना नज़दीक है कि वो उस प्लूम के थ्रू गुजर सकता है। लेकिन वो समझिए थोड़ा लॉन्ग टर्म में प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जैक्टली यही वॉल्केनो है, यहीं फटेगा। बोले वॉल्केनो कहाँ से आ गया वहाँ? वहाँ वॉल्केनो है कि पानी में अंदर जो जियोथर्मल हीटिंग हो रही है, और वो टाइडल फोर्सेस से, मतलब वो प्लैनेट का टाइडल फोर्सेस के अंदर हीट डाल रहा है, वो हीट निकलता है, कहीं पे कॉन्सेंट्रेट होता है फिर निकलता है। तो निकलता है तो जनरली पानी है, आइस शीट तोड़ता है और फिर ऊपर एक प्लूम बनता है। वो प्लूम से अगर गुजर गए तो बल्ले बल्ले, लेकिन वो प्लूम कहाँ होगा, होता रहता है, हमने एक दो फोटो में देख लिया है। हबल से एक बार फोटो भी खिंचला गया, लेकिन कब होता है कहाँ होता है फिक्स नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जब यहाँ जाके स्टडी कर रहे हैं और एकाएक हो गया कि अरे ये प्लूम हो रहा है यहाँ पे, चांसेस है कि आप उससे गुजर सकते हो, गारंटीड नहीं है, वो मे भी है, पॉसिबल है, मतलब टेक्निकली पॉसिबल, लेकिन होता है ना कि वॉल्केनो कहाँ पे फटने वाला है वो कैसे पता होगा। तो इसीलिए उसको एज ए साइंस डायरेक्टिव नहीं बोला है। अगर हो गया कि मतलब हम जा रहे हैं और वहीं पे प्लूम फूटा, बम बम, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते। तो ये हो गया मिशन प्रोफाइल, वही रेडिएशन बेल्ट के कारण इतना तिगड़म करना पड़ रहा है और डेटा लिंक का कमजोरी के कारण। तो अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स का। यहाँ पे हम कुछ नहीं बात करेंगे, इसका कुछ ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट डाल दिए हैं, ये एकदम खोद के डीप डाइव करना चाहते हैं। तो जैसे यूरोपा थर्मल इमिशन इमेजिंग सिस्टम, एक हाई, मतलब बेसिकली एक थर्मल कैमरा है, लेकिन जनरली जो थर्मल कैमरा आप देखते हो वो एक बैंडविड्थ का होता है, यानी कि इंफ्रारेड को लीजिए, खींच दीजिए, मतलब तो उसमें इंफ्रारेड में 3 बैंड माना जाता है, लो इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड, लॉन्ग इंफ्रारेड। तो हाई ऐसे ऐसे करके 3 बैंड होता है। तो जनरली जितना भी आप थर्मल कैमरा देखते हैं उसमें 1 बैंड होता है, यहाँ पे जो डाले उसमें 2 बैंड है, तो थोड़ा ज़्यादा रेजोल्यूशन दे पाएगा। फिर हो गया ओशन टू नियर सरफेस रीजन, यानी कि ये जो इसका रेडार है, वो रेडार ऐसे करके काम कर रहा है कि वो चिल्लाएगा, मतलब रेडार सिग्नल चिल्लाएगा, वो जाएगा धरती में, मतलब ये मून पे जाएगा, मून का आइस शीट से रिएक्ट करेगा और उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, फिर वापस आएगा। इसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार। ये कॉमन टेक्नोलॉजी है, यूज़ किया गया है। वहाँ पे इतना बड़ा नहीं ले गया था, ये दूसरा कारण है कि ये इतना बड़ा बनाया जा रहा है कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार थोड़ा टिड़ों वाला चीज़ है। तो वो चिल्लाएगा, वो सुनेगा, उसमें फिर टाइम डिले देखेगा। अब रहा बात की वैक्यूम से जब आप गुजर रहे हो, रेडियो सिग्नल लाइट स्पीड पे चलती है, लेकिन आइस में स्लो चलता है, पानी में और स्लो चलता है। तो मतलब ये मतलब जो डिस्टेंस है, इसमें आपको एक डिटेल सिग्नल आने लग जाएगा कि सर मतलब क्या बोल रहा है, आपको एक बेसिकली 2D मैप पता चलने लगेगा, और फिर उसको मल्टीपल ऑर्बिट में करेंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा 3 डायमेंशन में। तो वो ओशन टू नियर सरफेस के लिए वो मेन रेडार है। फिर मैपिंग इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर फॉर ये कैमरा है, फैंसी कैमरा है। फिर यूरा इमेजिंग सिस्टम, ये दूसरा कैमरा है। फिर है यूरोपा अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोग्राफी, अल्ट्रा वायलेट भी कर रहे हैं, मतलब बेसिकली ये हाइपर स्पेक्ट्रल इक्विपमेंट है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट से लेके इंफ्रारेड तक सबको कैप्चर करेगा। अल्ट्रा ये हाइपर स्पेक्ट्रल सिस्टम है। फिर यूरोपा क्लिपर मैग्नेटोमीटर, ये मैग्नेटिक फील्ड्स पे, क्योंकि हाई रेडिएशन इन्वायरमेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर आप समझ जाते हो तो पकड़ लोगे पानी कैसे रिएक्ट कर रहा है। पानी और मैग्नेट का अच्छा रिश्ता होता है, तो वो रिश्ता को समझने के लिए, पानी का मास फ्लो कैसा है, सब चीज़ समझने के लिए अगर आप मैग्नेटिक फील्ड पकड़ पाते हो तो काफ़ी चीज़ स्टडी कर पाओगे। तो मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करने के लिए बूम जो इसमें निकला हुआ डंडी सा, वो बूम में उसका मैग्नेटोमीटर्स हैं जो उसको स्टडी करते जाएंगे। ये हो गया मैग्नेटोमीटर। प्लाज्मा इंस्ट्रूमेंट फॉर मैग्नेटिक साउंडिंग, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को एकदम पकड़ लेना है कि क्या हो रहा है। दूसरा मास स्पेक्ट्रोमीटर फॉर प्लानिटरी एक्सपोजर, बेसिकली अगर थोड़े से भी मॉलिक्यूल्स आ गए, वो प्लूम जो है, प्लूम से अगर गुजर गए तो ये सब खोद के निकाल देगा कि भैया एग्जैक्टली पानी में क्या था, आपके ब्रश में नमक था कि नहीं था ये, लेकिन पानी में नमक था कि नहीं निकाल देगा। फिर सरफेस डस्ट एनालाइजर, क्योंकि उसमें मतलब सरफेस एक्टिव है तो टूटता फूटता रहता है, टूटते फूटते में चूंकि ग्रेविटी कम है तो कई बार चीज़ बाहर फेंका जाता है, तो एक डस्ट क्लाउड जैसा बना हुआ है, बहुत लो पीपीएम है उसका, पार्ट्स पर मिलियन, बहुत कम है, मतलब प्योर वैक्यूम, हमारे आप और हमारे लिए वो प्योर वैक्यूम है, लेकिन बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट उसको एक्चुअली स्टडी कर सकता है, तो वो सब इसमें डाला गया। और मैं वही क्लियर कर रहा हूँ। वीक लिंक है इसका डेटा बैंडविड्थ, जो आप उसमें कौन देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली ये डिश है,
ये डिश का लिमिट है। डिश ज़्यादा थ्रूपुट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? पावर नहीं है ना उतना। पावर नहीं है, और प्लस मान लीजिए पावर होता भी तो वो जो जब वापस कोशिश कर रहा है ये धरती में डेटा भेजने का, धरती का डीप स्पेस नेटवर्क बोल जा रहा है कि भैया हम कितने सारे स्पेस प्रोग्राम डीप स्पेस नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। तो बेचारे वो समझ रहे हैं, मतलब ये एक बहुत बड़ा समस्या बन गया। हमारी कमज़ोर कड़ी अभी डीप स्पेस नेटवर्क है। उसको सॉल्व करने के लिए जो आप लोग देख रहे हो ना कि नासा कोशिश कर रहा है, लेज़र कम्युनिकेशन का कारण वही है। पावर अगर आप सेम रखते हो, जैसे मान लीजिए इसको 100 वाट दिया जा रहा है, वही 100 वाट आप लेज़र कम्युनिकेशन में करेंगे, बैंडविड्थ बढ़ जाएगा। तो मतलब आप यहाँ पे 1 मेगाबाइट्स पर सेकंड पे आप मान लीजिए ट्रांसफ़र कर पाएँ, वहाँ पे 10 कर पाएँगे, सेम एनर्जी पे। तो इसीलिए उसके पीछे भी खूब मेहनत करें, क्योंकि अभी हमारे जितने भी प्रोब्स हो रहे हैं उसका कम्युनिकेशन कमज़ोर कड़ी रेडियो है। इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, इंस्ट्रूमेंट बम बम। लाइक सर डेटा निकालें कैसे? जैसे चंद्रयान भेज दिए, चंद्रयान में कैमरा भी डाल दिए, वो कैमरा दिखा रहा है रोवर का, लेकिन रोवर का फ्रेम रेट इतना कम क्यों है? मतलब बेयरली 12 फ्रेम पर सेकंड, बैंडविड्थ नहीं था। हर जगह पे वही दिक्कत होता है। हमारा रेडियो जो है कमज़ोर कड़ी है, टेक्नोलॉजी रेडी है, रेडियो कमज़ोर कड़ी है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया उनका मिशन का, तो इसके बाद एक थोड़ा धमाकेदार एंडिंग का भी प्लानिंग किया गया है। ये गारंटी मैं क्लियर कर देता हूँ, गारंटीड नहीं है लेकिन प्लानिंग है। तो इसका समझिए लाइफ स्पैन बहुत लिमिटेड है। इसको वॉयेजर जैसा नहीं बनाया गया कि चलता रहेगा। बोले वॉयेजर कैसे करा? वॉयेजर रुका नहीं कहीं हाई रेडिएशन एनवायरनमेंट में, वो गया श्विंग, वो सीधे बाहर चला गया, वो चला गया सर। ये वहाँ पे हाई रेडिएशन एरिया में डप्पी नहीं मार रहा था। तो ये हाई रेडिएशन एनवायरनमेंट में जाने के कारण ये बोल ही जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्रेड करेंगे, सोलर पैनल डिग्रेड करेगा, वो चले जाने वाला है। तो रहा बात कि इसको क्रैश करना है, इससे पहले कि कंप्यूटर पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो वो सिग्नल आप भेज नहीं पाएँगे, वो कमांड एक्ज़ीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो हेल्थ अगर 1 पॉइंट से ज़्यादा डिग्रेड किया, उसी टाइम उसे क्रैश कर देना है। अब ऐसा क्यों है? बात है कि ये है धरती, आप लेते हो, धरती में पानी निकालते हो पूरा ओशन का, इतनी सून पानी बनता है। उसका सब सरफेस वाटर ओशन जो है उसमें इतना है, मतलब धरती में जितना पानी नहीं है उससे ज़्यादा वहाँ पानी है। तो हम लोग को समझ में आ गया कि वहाँ पे कंटामिनेशन कर देने का मतलब बेसिकली अगर हम लोग लाइफ का और स्टडी करते हैं तो हमें एक क्लीन सोर्स चाहिए। अगर क्लीन सोर्स मिल जाता है तो फ़ायदेमंद है। वो क्लीन सोर्स का कोई मतलब नहीं है अगर हम ही जाके कंटामिनेट कर दिया। तो इसीलिए गलती से भी इसमें क्रैश नहीं कर सकते हैं। तो क्रैश करने के लिए इसे गैस जाइंट में भिड़ाएँगे, जैसे कि इसके साथ एक बेचारे प्रोब के साथ किया गया था। मैंने इसका वीडियो दे दिया नीचे। ये प्रोब को मतलब ज़बरदस्ती का प्लांट में घुसा है। पूरा कंप्यूटर इसका तब भी फाइट करता रहा, मतलब एंड तक ये थ्रस्टर मार के, मतलब सोचिए हाई ड्रैग, एटमॉस्फेरिक ड्रैग झेल रहा है, लेकिन फिर भी थ्रस्टर मार-मार के कुछ देर तक वो फ़ोकस करता रहा, धरती में सिग्नल भेजता रहा एटमॉस्फेरिक डेटा का। उसके लिए बनाया नहीं गया था, लेकिन उसको करना था, क्रैश करा कसीनी के साथ। क्रैश तो करना ही था आपको। आप उसे छोड़ नहीं सकते किसी मून पे भिड़े, क्योंकि मून में लाइफ हो सकता है। तो इसके साथ भी किया गया है कि इसे भैया धप्पा मार दिया गया एंड में। तो बात था कि इसके साथ ऐसा करना है, लेकिन ट्रिक ये है कि इसको क्रैश करना है। आप यूरोपा पे नहीं कर सकते, लेकिन कहीं और तो क्रैश कर सकते हैं ना, मतलब गैस जायंट में कर दो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कहीं और कर दिए तो हिसाब ये है कि क्रूजिंग पीरियड है 5.5 ईयर्स का, साइंस फेज है 4 ईयर्स का, और उसके बाद इसे वही बोला रेडिएशन के चलते इसे नहीं खींचा जाएगा कि भैया आप रेडिएशन एनवायरनमेंट में हो। मान लीजिए हम खींच देते हैं और बीच में रैंडमली मेरा सोलर पैनल बहुत कमजोर हो जाता है बीच में, या बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में एरर रेट आने लगता है, हम फंस जाएंगे। वो फंसे नहीं, इसीलिए सबको टाइम लॉक करके रखा गया है। तो उसका एक जो स्पेसक्राफ्ट है उसे क्रैश करें, कहाँ करें? उसको गैनीमीड में करें, दूसरे मून पे करें, क्योंकि वो जुपिटर ऑर्बिट कर रहा है, ये पॉसिबल है, बहुत थोड़ा-सा भी एनर्जी में ये गैनीमीड में भिड़ाया जा सकता है। अब गैनीमीड में क्यों भिड़ाया? गैनीमीड में एक दूसरा प्रोब जाने वाला है जिसका नाम है जुपिटर्स मून, जो है उसमें जाएगा, उसका प्रोब का नाम है जूस। मज़ाक नहीं कर रहा, नाम सही में जूस है। जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, तो वो जा रहा है। अगर आप कहीं क्रेटर खुद बनाते हैं, तो उसका जो प्लूम बनता है उसको बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। चंद्रयान सब में भी ये किया गया है। आप खुद कुछ भिड़ा दो, उसका देखो प्लूम क्या हो रहा है। तो वो करने के लिए आपको 2 प्रोब ले जाने की जगह, सर 1 प्रोब तो था ही, वो उसका एक्सपायरी टाइम आ रहा है, भिड़ा दो और हम दूसरा जूस से उसका फ़ोटो खींच लेंगे। सुनने में ऐसा ही लगता है जूस से उसका फ़ोटो खींचा जाएगा। बट है ऑप्शन दिया गया है कि या तो इसे गैस जाइंट में भिड़ाया जाए या गैनीमीड में भिड़ा दिया जाए। अगर ये सेकंड प्रोब ऑन टाइम चला रहा है, मतलब उसका डिले-विले नहीं हुआ, तो ये हो सकता है कि उसे गैनीमीड में भिड़ाएँगे, गैनीमीड का एक पूरा एक्सपोज़र मिलेगा, बहुत डेटा सीखने को मिलेगा। एक क्रैश में मतलब बहुत डेटा सीखने को मिल जाता है, इसीलिए उसमें अगर कर सकते हैं तो किया जाएगा। लेकिन ये बहुत आगे की बात हो रही है, 2034 के आस-पास की बात हो रही है, थोड़ा दूर है, दिल्ली सही में दूर है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपका यूरोपा क्लिपर मिशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें तो शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, और आप फ्री हैं तो आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।